वेलकम दोस्तों, स्वागत है जून 2024 एग्जाम प्रिपरेशन सेशंस में। और यहाँ पर आप देख पाएंगे आज का जो सब्जेक्ट कोड है दैट इज BEGS 134 रीडिंग द नॉवल। और इसको लेकर मैंने काफ़ी क्लासेस आपके लिए रखे हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। केवल क्लासेस अटेंड करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि रीडिंग द नॉवल में आज जो हम बात करने वाली हूँ प्रजा नॉवल की बात करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ये क्लास इसलिए आपके लिए बेनिफिट होने वाली है, ध्यान से समझना जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि आज जिस नॉवल की हम बात करने जा रहे हैं उस नॉवल का नाम क्या है दोस्तों? उस नॉवल का नाम है प्रजा। और यहाँ से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन कितने परसेंट पता है? 100% देखने के लिए मिलेगा। याद रखो, यहाँ से इस क्लास से एक क्वेश्चन 100% आएगा। और अगर एक क्वेश्चन 100% आ रहा है केवल एक क्लास से, इट मीन्स आप 20 नंबर यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। इससे पहले मैंने एक नॉवल आपको कराई थी जिसका नाम था द अवेकनिंग, कराई थी ना द अवेकनिंग। वहां से भी एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन प्रजा से 100%। यानी कि ये 2 क्लास आप ले लीजिए, 40 नंबर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे वहां पर और कहीं ना कहीं आप पास हो जाएंगे अगर आपने इस सब्जेक्ट कोड में कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो बताइए कितनी बेहतरीन बात मैंने आपसे कही। ये बात किसी में कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ तक हमें कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोवेल का नाम है प्रजा। क्या नाम है नोवेल का? समझिए, नोवेल का नाम है प्रजा। नाम तो आपने समझ ही लिया होगा, लेकिन आपको समझ में ये नहीं आया होगा इसकी लैंग्वेज बुक में जब आपने इसे पढ़ने की कोशिश की होगी। तो समझिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रजा नोवेल को लिखने वाले जो राइटर हैं, है ना, नोवेलिस्ट कह सकते हैं आप, गोपीनाथ मोहंती। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गोपीनाथ मोहंती। और याद रखिए ये नोवेल जो थी स्पेशली कौन सी भाषा में लिखी गई थी? याद रखना, ओडिया भाषा में लिखी गई थी। ये जो नोवेल है ये किसने लिखी? गोपीनाथ मोहंती ने लिखी, एक बात। दूसरी बात, ये नोवेल जो थी ये ओडिया भाषा में लिखी गई थी। फिर इसको किस में ट्रांसलेट किया गया? फिर इसी नोवेल को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। ये बात आपको याद रखनी है ना दोस्तों। इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। या फिर आप कमेंट कीजिए, बताइए गोपीनाथ मोहंती की नोवेल प्रजा को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था। जो व्यक्ति इसको क्या करेगा, कमेंट करेगा, उसको मिलेगा 10 रुपये इनाम। देखिए 10 रुपये मिलेंगे नहीं वैसे। गोपीनाथ मोहंती, इनका जन्म 1924 में हुआ और 1993 तक इन्होंने अपनी जीवन लीला को क्या किया? समाप्त किया। गोपीनाथ मोहंती ये एक विलेज के रहने वाले थे जिसका नाम है नागाबाली, है ना, जो कटक में पड़ता है। और कटक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है? आपका उड़ीसा में, ठीक है। आफ्टर हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने क्या किया? इंग्लिश लिटरेचर में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी से। और इन्होंने ज्वाइन किया उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वाह, देखो ये है एक इंपॉर्टेंट स्टेट सर्विसेज में ये थे, ठीक है। रिटायर्ड एज एन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि ये एक स्पेशल ड्यूटी पे थे ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। और यही कारण है कि ये इंस्पायर हुए एक ट्राइबल नॉवल लिखने के लिए, है ना। ट्राइबल पीपल पे क्या लिखने के लिए? नॉवल लिखने के लिए इंस्पायर हुए। और इन्होंने ट्राइबल पीपल पर जो नॉवल लिखी उसी नॉवल का नाम क्या था दोस्तों? प्रजा था। क्या था दोस्तों? इसी नॉवल का नाम था, आप याद रखना, प्रजा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा ही हैज रिटन मोर देन 20 नॉवेल्स, उन्होंने 20 से ज्यादा नॉवेल्स लिखी हैं, ठीक है। डजन्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, है ना, डजन के हिसाब से क्या लिखी है? शॉर्ट स्टोरी लिखी है, लेकिन सब लिखी है किसमें? ओडिया लैंग्वेज में। ही इज आल्सो अ प्रोलिफिक ट्रांसलेटर ऑफ लिटरेचर इनटू ओडिया, उन्होंने बहुत सी लिटरेचर का क्या किया है दोस्तों? ओडिया भाषा में क्या किया है? ट्रांसलेशंस भी किए हैं। तो ये पूरा आपके सामने इनका क्या है? एक बायोग्राफिकल डिटेल है, यानी इनकी बायोग्राफी है, इनका परिचय है। कभी पेपर में आया तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार इनके ऊपर कमेंट का क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आ जाए कि गोपीनाथ मोहंती जो कि राइटर है नोवेल पोम उसके नोवेल के, किसके? प्रजा नोवेल के, तो उन नोवेलिस्ट के ऊपर आपसे डिटेल पूछ ले तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर? मेन मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ ही लेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई देगी, दैट इज प्रजा नोवेल की स्टोरी लाइन। चलिए इसकी स्टोरी लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये नोवेल जो है दोस्तों बिल्कुल सरल शब्दों में आपको पता होनी चाहिए, ये नोवेल उड़ीसा की एक ऐसी जनजाति के बारे में है जो कि आज भी आप कह सकते हैं इस नोवेल के अनुसार आज भी व्यवस्था से बिल्कुल दूर है ना। गरीबी का जिक्र यहाँ पर किया गया, एक परिवार का, उसी जनजातीय समुदाय में से एक परिवार का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया और उसकी गरीबी का जिक्र किया गया, उसके स्ट्रगल के बारे में, उसके एक्सप्लॉयटेशन के बारे में और उनके आप कह सकते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, और कैसे उन तक फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही है उसका जिक्र इस प्रजा नोवेल में किया गया है। तो ये होगी इसकी स्टोरी लाइन। द नोवेल डील्स विद द लाइफ ऑफ प्रजास, याद रखिए किसके बारे में बात करती है? लाइफ ऑफ प्रजास के बारे में नोवेल हमारी बात करती है। एक ट्राइब है, ये एक जनजाति है जो कहाँ पर है? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर? उड़ीसा में, ठीक है। द प्रोटोगनिस्ट
ऑफ द नॉवल इज सुक्रुजानी। किसके आसपास घूमती है कहानी? मेन कैरेक्टर कौन है आपका? सुक्रुजानी, ठीक है। अ विडोवर हु हैज टू सन, जिसके 2 बेटे हैं, ठीक है, और इसके अलावा 2 क्या हैं? बेटियां हैं, ठीक। लाइफ इज डिफिकल्ट फॉर दिस सिंपल मैन, इस व्यक्ति के लिए जो कौन है? सुक्रुजानी है, इसके लिए लाइफ बहुत ज्यादा क्या है? सिंपल है ना। लेकिन इसके लिए लाइफ इसलिए सिंपल है क्योंकि इसे कठिनाइयों का सामना करने की आदत पड़ गई है। हालांकि इसकी लाइफ मोस्ट डिफिकल्ट है, लेकिन उनको आप कहते नहीं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग व्यक्ति को दुख की भी क्या पड़ जाती है? आदत पड़ जाती है, वो इसको पड़ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा ही हैज टू वर्क हार्ड टू मेक एंड्स मीट, यानी उसे अपनी जीविका कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डिस्पाइट ऑल दीज हार्डशिप्स ही इज हैप्पी, लेकिन इसके बावजूद वो हैप्पी है। मैंने कहा ना कि उस व्यक्ति को डिफिकल्टीज से झूंझने की, उसके साथ जीवन व्यतीत करने की आदत सी पड़ गई है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? द फॉरेस्ट गार्ड टेक्स हिज रिवेंज ऑन द फैमिली आफ्टर जिली रिफ्यूजेस हिज एडवांसेस। याद रखिए, जो फॉरेस्ट गार्ड था इस कहानी में, इस नोवेल में जो फॉरेस्ट गार्ड था, वो बदला लेता है इस फैमिली से। पता है क्यों? क्योंकि इस फैमिली का ही जो जिली है, इस फैमिली का जो जिली, और जिली मैंने अभी आपको बताया था कौन है? ही हैज 2 डॉटर्स, है ना, 2 डॉटर्स, उनमें से एक कौन है? जिली। तो जिली ने क्या किया था? उसने फॉरेस्ट गार्ड के जो एडवांसेस थे, एडवांसेस मतलब जो पैसा वो देने वाला था इन्हें, उस पैसे को क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था। उसके कारण फॉरेस्ट गार्ड ने क्या किया था? बहुत ज्यादा मजबूर किया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपेल्स सुक्रुजानी टू टेक अ लोन एंड इन डूइंग सो ही बिकम्स अ गोटी। अब गोटी वर्ड बार बार इसमें आएगा, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आपने समझना पड़ा होगा गोटी का मीनिंग यहाँ पर क्या है। एज ही हैज बीन इम्प्लीकेटेड फॉर फैलिंग ट्रीज इलीगली। ओहो, तो याद रखिए दोस्तों, ये जो फॉरेस्ट गार्ड था, अब आपको पता है ट्राइबल लोगों का जो जीवन होता है ये फॉरेस्ट पे टिका होता है। इनकी इनकम कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। अब उस फॉरेस्ट को ये काटते हैं अपना समझ के, लेकिन गवर्नमेंट की नज़रों में, फिर फॉरेस्ट गार्ड की नज़रों में वो क्या है? इलीगल है, और उसके कारण इनके ऊपर फाइन लगाया गया था इस फैमिली के ऊपर, और उस फैमिली को मजबूर किया गया कि उस फाइन को कैसे भरें। पैसे तो उनके पास थे नहीं, पहले वो लोन लें फिर उस फाइन को भरें। ये इसकी कहानी एकदम शॉर्ट सी, ठीक है। इसके अलावा बोथ द सन बिकम गोटीज फॉर द फॉर्मर, हिज डॉटर्स वर्क ऑन द रोड एज लेबरर्स एंड देयर इज नो एंड टू द हरेसमेंट टेक प्लेस। और धीरे धीरे उनकी क्या बन गई? गोटी एक सिमिलर लाइक आप कह सकते हैं यहाँ पर दास की तरह। उनका जीवन अब दास की तरह बन गया, किसके लिए? फॉर्मर्स के लिए। याद रहेगा आपको इतनी बात? चलिए आगे। इसके अलावा पेशेंस गिव्स वे टू एंगर, पेंट अप फीलिंग्स व्हेन दे आर डब्ड इनटू कोर्ट। याद रखिए, ये उन्हीं लोगों की जीवन की लीला यहाँ पर है, उन्हीं लोगों के जीवन की कहानी है जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है ना। अब एक बात बताइए, ट्राइबल लोग हैं, फॉरेस्ट पे जीवन जी रहे हैं, अब फॉरेस्ट को अगर वो काट के अपने जीवन या आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो इलीगल है, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनकी जीवन लीला उन्हीं पे टिकी हुई है। उनका जीवन का जो पूरा लाइफ स्पैन है, उनकी आजीविका है, लाइवलीहुड है, वो किस पे टिकी हुई है? फॉरेस्ट पे। लेकिन उसे अगर इलीगल कह के और फिर उन्हें कंपेल किया जाए कि आप इस फाइन को कैसे देंगे, लोन लेके इस फाइन को आपको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है? एक बहुत ही दुविधा भरी स्थिति है इन लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, प्रजा का सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट क्या है? कौन सा कंटेक्स्ट? सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट का मतलब है कि किस तरीके से इस नॉवल में कहीं कहीं पे सोसाइटी के बारे में बताया गया है और कहीं कहीं पे कल्चर के बारे में बताया गया है, ठीक है, और कहीं कहीं पे किसके बारे में बताया गया? आप ही बताइए। इकोनॉमिक जो कंडीशंस है ना, इस ट्राइब की इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उनके बारे में किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, इतना सा आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले इकोनॉमिक फ्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स की बात करेंगे कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। द नोवेल प्रजा जो है गिव्स, आप कह सकते हैं एंथनोग्राफिक डिटेल्स। एंथनोग्राफिक डिटेल्स का मतलब बहुत गहन अध्ययन अबाउट द पॉवर्टी इन द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। एक परिवार की कहानी के माध्यम से जो राइटर गोपीनाथ मोहंती जी हैं, उन्होंने गरीबी को दिखाया है कि किस लेवल की गरीबी इस समय उड़ीसा के कोरापुट जिले में चल रही है, स्पेशली अमंग द ट्राइबल्स ऑफ द सरा, ये है आपका सरसुपड़ार, है ना, ये जो ट्राइबल्स हैं इनके बारे में बात की गई है। एट द ऑन सेट ऑफ द स्टोरी ऑन द वेरी फर्स्ट पेज, आप जैसे स्टोरी को स्टार्ट करेंगे आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में आपको ये कुछ लाइंस देखने के लिए मिलेंगी और इन लाइंस का मीनिंग क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। वो लाइन का मीनिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा, दे अर्न देयर लिविंग बाय वर्किंग ऑन देयर स्मॉल पैचेस ऑफ द ग्रीन एज अ लेबर या गोटीज, बंधुआ मजदूर के तौर पर अपना जीवन जीते हैं। स्पेशली द मनी लैंडर, जो उन्हें उधार देते हैं, नाइदर डू दे हैव हाई एम्बिशंस नोर दे हैव टू मैनी डिजायर्स,
यानी कि उनका शोषण किया जा रहा है उन मनी लेंडर्स के द्वारा जो उन्हें पहला लोन पे पैसा देते हैं, फिर उनके साथ क्या करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उनसे मजदूरों और गोटीज की तरह काम कराया जाता है। और याद रखना, ये लोग इस लेवल तक पहुंच गए कि इनके अंदर ना तो कोई इच्छा बची है, ना कोई सपना एम्बिशंस बचा है, क्योंकि ये अभी अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहे। दैट इज द इकोनॉमिक फ्लाइट ऑफ द ट्राइबल लोग। जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी इकोनॉमिक जो हालात है वो आपको इस छोटे से कंटेक्स्ट से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको होने वाली है। ठीक है, अगर बात करें द सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द नोवेल, आपको बताना सोशियो होगा, सोशियो और अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो आप बताइए सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, अगर सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ही बताइए, जिन लोगों के पास खाने के लिए दाना नहीं है, क्या वो सोसाइटी में कोई प्लेस रखते होंगे? और पॉलिटिकल तो आप छोड़ ही दीजिए, अच्छे खासे खाते पीते लोग भी पॉलिटिक्स में जाने में क्या नहीं हो पाते, सक्षम नहीं हो पाते। तो इन लोगों का क्या हाल होगा आप समझ ही गए होंगे। देखिए, द नेक्सस बिटवीन द विलेज ऑफिशियल्स, जो विलेज के ऑफिशियल्स हैं यानी विलेज के कुछ अधिकारी हैं, है ना, एंड द फ्यूडल मास्टर्स, दो फ्यूडल मास्टर्स हैं जिन्हें आप मनी लेंडर्स भी कहते हैं, है ना, जो इन्हें क्या देते हैं, आम भाषा मनी लेंडर्स को आप साहूकार कह सकते हैं, जो गरीबों को क्या करते हैं, लोन देते हैं, है ना, ऋण देते हैं। तो जो साहूकार हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको बहुत अच्छे से इस नॉवल में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उन्हें दिखाया कैसे गया है, द ओनली पीपल हु रिमेन्स ऑन द आउटर मार्जिन्स एंड द पीपल हु बेनिफिट एट लीस्ट आर द प्रजा ट्राइबल्स में। यानी इन सभी में जो लोग दिखाए गए हैं ना, विलेज ऑफिशियल्स, मनी लैंडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सब में सबसे गंदी हालात आप कह सकते हैं, जो बैड कंडीशन है या फिर आप कह सकते हैं वर्स्ट कंडीशन यदि किसी की है तो किसकी है, प्रजा ट्राइबल लोगों की है। दे नाइदर नो द लॉ, वो अपने कानून भी नहीं जानते, वे एजुकेटेड तो है ही नहीं, इतने एजुकेटेड भी नहीं है कि वो समझ सके पेन एंड पेपर के कारनामों को। और यही कारण है जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उनका पढ़ाई के माध्यम से क्या उठाया जाता है, फायदा उठाया जाता है। और ऐसा यहाँ पर इस नोवेल के अकॉर्डिंग मनी लेंडर्स के द्वारा किया भी जाता है। उनका लोन ही कभी खत्म नहीं होता, वो पूरी जिंदगी उनके साथ लेबर के तौर पर बिता देते हैं, लेकिन फिर भी अपना लोन पूरी तरीके से चुका नहीं पाते। ये कंडीशन यहाँ पर इस नोवेल में बनाई गई है। समझ में आती है ना जब मैं आपको चीजें समझाता हूँ? आप बता देना कि सर ना समझ में आए तो इस वाली क्लास सीरीज को खत्म कर देंगे। द फियर ऑफ ऑफिशियल्स, पेपर वर्क, द फियर ऑफ ऑफिशियल्स, इन लोगों के अंदर डर बन चुका है अधिकारियों के बारे में, पेपर वर्क के बारे में, जेल का, कोर्ट का, वो लोग डरते हैं इनसे। वो इन्हें अपने अधिकारों को पाने का तरीका ना मानकर इन्हें समस्या का क्या मानते हैं, स्रोत मानते हैं। वो कहते हैं कि इनसे समस्या आती है, इनसे समस्या सुधरती नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कोर्ट्स, पुलिस ये समस्याओं को बढ़ाने आते हैं, हमारी मदद करने नहीं आते। और सही भी है, क्योंकि ये व्यवस्था जो है ये व्यवस्था अमीरों के लिए बनी है, वास्तव में गरीबों तक इनकी पहुंच है ही नहीं। क्लियर? तो दे आर सफरिंग, वो सफर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की पनिशमेंट उन्हें कभी भी दे दी जाती है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं इस नोवेल के थीम्स के बारे में, है ना। वो सब तो आपको पता है, बुक्स की कटिंग्स थी, क्योंकि बुक्स से हमने बेस बनाया और ये मेरे द्वारा टाइप नोट्स आपके लिए। देखिए, द नोवेल प्रजा बाय गोपीनाथ मोहंती एक्सप्लोर्स मैनी थीम्स। कौन कौन सी थीम्स की बात करती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सोशल एक्सप्लॉयटेशन, इस नोवेल में दिखाया गया है सामाजिक शोषण। किस प्रकार का आपको पता ही है। ये शोषण किया किसके द्वारा जा रहा है, आउटसाइडर्स के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। हर एक व्यक्ति इन लोगों का क्या कर रहा है, इन लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इन लोगों को आप कह सकते हैं दबाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इन लोगों की गरीबी और इनके डिस्पेयर के बारे में दिखाया गया है। ठीक है। रिजाइलेंस ऑफ द ट्राइबल कल्चर, रिजाइलेंस मतलब ये लोग इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, आप कहेंगे कि इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं कि ये लोग इतनी कंडीशन में भी क्या है, डट के खड़े हैं। इट मीन्स दे आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द पीपल हु आर डिसएडवांटेज्ड इन देयर सोसाइटीज। आप देखिए, उन समाज में जो लोग वास्तव में क्या है, आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज है, जिनके पास साधन नहीं है जीवन को जीने की, उनके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। क्योंकि देखिए, इतनी गंदी कंडीशंस में भी क्या करते हैं, इतनी गंदी कंडीशंस को भी ये एंड्योर कर सकते हैं। ये बहुत सहनशील लोग हैं, रिच कल्चर हेरिटेज, उनकी संस्कृति बहुत क्या है, रिच है, होल्ड स्ट्रॉन्ग, और अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन, अपने कस्टम्स को पकड़ के बैठे हुए हैं। और आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं, जींस टॉप पहन के और पिज़्ज़ा बर्गर खा के अपनी कल्चर को क्या कर दिया, हमने कूड़े में फेंक दिया पूरी तरीके से, और वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो दीज वर द थीम, ये दो थीम्स थी। अब बात करते हैं प्लॉट ऑफ द प्रजा। प्लॉट क्या है इस नोवेल का, आपको पता है हर नोवेल का क्या होता है, अपने आप में एक प्लॉट होता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर नोवेल का एक प्लॉट होता है। प्लॉट का मतलब क्या होता है कि किस किस बारे में नोवेल में आपको कहाँ कहाँ जिक्र मिलता है। आप कह सकते हैं सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, प्लॉट कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो कैसे कैसे इंसिडेंट्स हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, उनके दो एग्जाम्पल प्लॉट्स के मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आऊँ। ये पूरी कहानी मैंने आपको बताया था सुक्रु जैनी,
है ना। सुक्रू जैनी के क्या होती है, आसपास घूमती है, जो कि एक सिंपल लाइफ जीते हैं, है ना, जिनके 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, ठीक है। चलिए, पीसफुली एग्जिस्टेंस, वे लोग अपने शांत स्वभाव में अच्छा खासा अपना जीवन फॉरेस्ट से क्या हो रहे थे, अपनी नीड्स को पूरा करके जी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ कहते नहीं है इंटरफेयर किया आउटसाइडर्स ने। द स्टोरी बिगिंस विद सुक्रू जैनीज फैमिली, उनकी फैमिली के द्वारा क्या होती है, उनके फैमिली के माध्यम से स्टोरी स्टार्ट होती है, जो अपनी ट्रेडिशनल लाइफ जी रहे थे, हार्मनी विद नेचर, उनका नेचर के साथ समझौता था। ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, याद रखना, है ना, क्या होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ही इनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हुई साफ साफ दिखाई देती है। जैसे हमें अपनी जॉब से प्यार होता है, इन्हें अपने नेचर से प्यार होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी आवश्यकता को पूरा करती है। कन्फ्लिक्ट विद आउटसाइडर्स, और दूसरी तरफ एक तरफ तो शांति से रह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इनके साथ कन्फ्लिक्ट होता है आउटसाइडर्स के साथ। और आउटसाइडर्स कौन है? ये मनी लेंडर्स, ये अथॉरिटी, जो क्या करती है, उनके साथ ट्रबल क्रिएट करती है, उनके लिए समस्या क्रिएट करती है। वो ये कहती है कि जो पेड़ वो काट रहे हैं वो उनके नहीं है, ये पेड़ उनके नहीं है, ये पेड़ सरकार के हैं, आप इन्हें इलीगली काट रहे हैं। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसा सा है, मान लीजिए आप ऐसा मान के चलिए, किसी ग्राउंड पे आप डेली खेलते थे और सरकार अचानक आके आपसे कहने लगे कल से अगर आपने यहाँ पर खेला तो आपको फाइन लगेगा। जबकि हम जहाँ पर रेगुलरली जाते हैं उस जगह को हम अपना मानने लग जाते हैं। यही मानव प्रवृत्ति होती है, यही आप जानवरों की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, है ना। जानवर भी है कि जहाँ पर रोज बैठता है उसे अपनी स्थान, अपनी जगह मानने लगता है, अपना एरिया मानने लगता है ना। और अगर वो जगह उससे छीन ली जाए तो इट विल बी हार्ड टू लिव, है ना। ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा जीवन जीने के लिए। तो उम्मीद है प्रजा नोवेल के बारे में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया समझ में आए होंगे। ये पीडीएफ आपको क्लास खत्म होती है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज के लिए केवल इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर कीजिए अपने इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा लोग जुड़े और हम लाइव क्लास तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।